हेलो एंड वेलकम टू एग्रो अकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये हमारी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। जी, और ये सीरीज खास तौर पर आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर एग्जाम के लिए डिजाइन की गई है, जो 19 अप्रैल 2026 को होने वाला है। तो ये तैयारी शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। और आपकी तैयारी को एक शानदार शुरुआत देने के लिए क्रिसमस और न्यू ईयर के अवसर पर एग्रो अकेडमी हमारे फाउंडेशन बैच पर 50% की छूट दे रहा है। आज ही ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिल्कुल, आज के सेशन में हम हाइड्रोलॉजी, वेल्स और पंप से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को एक-एक करके डिस्कस करेंगे। हम हर सवाल का सही जवाब और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। भारत की औसत वार्षिक वर्षा है और आपके विकल्प हैं ए 119 सेंटीमीटर, बी 190 सेंटीमीटर, सी 159 सेंटीमीटर या डी 135 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ए 119 सेंटीमीटर। ये एक बहुत ही फैक्चुअल सवाल है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। हाँ, मतलब 119 मिलीमीटर्स। पर ये सिर्फ एक आंकड़ा है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये एक एवरेज है। भारत में चेरापूंजी जैसी जगहें भी हैं और जैसलमेर जैसे इलाके भी। तो एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर के लिए इस असमान डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। सही बात है, कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्ट्रीम डिस्चार्ज और समय के प्रतिशत के बीच के ग्राफ को कहा जाता है। विकल्प है ए मास कर्व, बी हाइड्रोग्राफ, सी हायाटोग्राफ या डी फ्रीक्वेंसी कर्व। हाँ, ये सारे टर्म्स हाइड्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का सही जवाब है डी फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसे हम फ्लो ड्यूरेशन कर्व भी कहते हैं। फ्लो ड्यूरेशन कर्व। जी, ये कर्व हमें बताता है कि किसी नदी में एक पर्टिकुलर फ्लो, मान लीजिए साल के कितने प्रतिशत समय तक उपलब्ध रहता है। ये प्लानिंग के लिए, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, बहुत क्रिटिकल जानकारी है। देखिए, हाइड्रोग्राफ में टी फॉर टाइम वर्सेस आई फॉर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होता है। मतलब किस समय कितनी तेज बारिश हुई, ये एक बार चार्ट होता है। ठीक है। और हाइड्रोग्राफ दिखाता है कि बारिश होने के बाद नदी के फ्लो पर क्या असर हुआ। ये डिस्चार्ज का लाइन ग्राफ होता है। बहुत ही स्पष्ट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। का उपयोग मिट्टी की केशिका क्षमता मतलब कैपिलरी पोटेंशियल को मापने के लिए किया जाता है। विकल्प हैं ए इनफिल्ट्रेनोमीटर, बी इवेपोरेमीटर, सी रिंग मीटर और डी करंट मीटर। ये एक क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन है। मतलब दिए गए विकल्पों में से कोई भी कैपिलरी पोटेंशियल को सीधे नहीं मापता है। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो है टेंसियोमीटर, जो ऑप्शन में है ही नहीं। अच्छा, तो ये सवाल बस कॉन्सेप्ट्स की गहराई जांचने के लिए है। ट्रोनोमीटर से इनफिल्ट्रेशन रेट मापते हैं, इवेपोरेटर से इवेपोरेशन और करंट मीटर से पानी की वेलोसिटी। तो ये तीनों ही गलत हैं। ये बहुत जरूरी जानकारी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बर्फ मतलब स्नो का औसत घनत्व है। विकल्प हैं ए 0.1 जीसीएम क्यूब, बी 0.5 जीसीएम क्यूब, सी 1 जीसीएम क्यूब और डी 1.5 जीसीएम क्यूब। इसका सही उत्तर है ए 0.1 जीसीएम क्यूब। ये काफी दिलचस्प है क्योंकि हम जानते हैं कि पानी का घनत्व 1 जीसीएम क्यूब होता है। हाँ, पर जब ताज़ी बर्फ गिरती है तो उसके आइस क्रिस्टल्स के बीच बहुत सारी हवा कैद हो जाती है। मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन मास उतना ही रहता है। तो डेंसिटी कम हो जाती है। बिल्कुल, ताज़ी बर्फ का लगभग 90% हिस्सा तो हवा ही होती है। वाह, 90%! ये तो वाकई सरप्राइजिंग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जब बारिश 0 डिग्री सेल्सियस पर जमीन की सतह के संपर्क में आती है और बर्फ की परत बनाती है तो उसे कहा जाता है। विकल्प हैं ए ड्रिजल, बी स्लीट, सी ग्लेज या डी हेल। इस फिनोमेनन को ग्लेज कहते हैं। इसे फ्रीजिंग रेन भी कहा जाता है। फ्रीजिंग रेन। हाँ, इसमें बारिश की बूंदें सुपर कूल्ड होती हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, लेकिन फिर भी लिक्विड फॉर्म में। जैसे ही वो किसी ठंडी सतह से टकराती हैं, वो तुरंत जम जाती हैं। तो फिर स्लीट और हेल इससे कैसे अलग हैं? देखिए, स्लीट जमीन पर पहुंचने से पहले ही हवा में जम जाती है और हेल यानी ओले वो तो तूफानी बादलों के अंदर बनते हैं, परत दर परत। तो ग्लेज सतह पर जमता है,
स्लीट हवा में और हेल बादलों में। ये अंतर अब हमेशा याद रहेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। हायातोग्राफ को के रूप में दर्शाया जाता है। विकल्प हैं ए पाई चार्ट, बी लाइन ग्राफ, सी बार चार्ट या डी फ्रीक्वेंसी कर्व। जैसा हमने अभी कुछ देर पहले ही चर्चा की थी, हायाटोग्राफ को दिखाने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका सी बार चार्ट है। हर बार एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में हुई बारिश की इंटेंसिटी को दिखाता है। ठीक है। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ पर एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 7। शून्य अवधि के यूनिट हाइड्रोग्राफ को के रूप में जाना जाता है। इसके विकल्प है ए इंस्टेंटेनियस यूएच, बी सिंथेटिक यूएच, सी ट्रायंगुलर यूएच और डी एस हाइड्रोग्राफ। इसका सही उत्तर है ए इंस्टेंटेनियस यूएच। ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। हम ये मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बारिश एक पर में मतलब इंस्टेंटेनियसली हो गई। उससे जो हाइड्रोग्राफ बनेगा वही IUH है। समझ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। करंट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। विकल्प है ए स्ट्रीम डिस्चार्ज, बी स्ट्रीम वेलोसिटी, सी स्ट्रीम डेप्थ या डी स्ट्रीम लेंथ। इसका उपयोग बी स्ट्रीम वेलोसिटी मापने के लिए किया जाता है ना? बिल्कुल सही। ये पानी का वेग मापता है। डिस्चार्ज निकालने के लिए हमें इस वेलोसिटी को नदी के क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। अब हाइड्रोग्राफ पर एक और सवाल। क्वेश्चन नंबर 9। हाइड्रोग्राफ वक्र में राइजिंग लिम्ब को भी कहा जाता है। विकल्प है ए कॉन्सेंट्रेशन कर्व, बी रिसेशन कर्व, सी पीक फ्लो कर्व या डी कॉन्सेंट्रेशन कर्व। इसका सही जवाब है बी कॉन्सेंट्रेशन कर्व। कॉन्सेंट्रेशन कर्व, ये नाम क्यों? क्योंकि राइजिंग लिम्ब तब बनता है जब पूरे कैचमेंट एरिया से पानी कॉन्सेंट्रेट होकर मतलब इकट्ठा होकर नदी के आउटलेट तक पहुंच रहा होता है। ये तो बहुत लॉजिकल नाम है। अब क्वेश्चन नंबर 10। किसी विशेष क्षेत्र पर औसत वर्षा की गणना के लिए कौन सी विधि बेहतर है? विकल्प है ए अरिथमेटिक मेथड, बी आइसोहेटल मेथड, सी थीसन पॉलीगॉन मेथड या डी बोथ बी एंड सी। इसका जवाब तो डी बोथ बी एंड सी होना चाहिए। बिल्कुल। अरिथमेटिक मेथड सबसे आसान है पर वो नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल के लिए सही नहीं है। थीसन पॉलीगॉन और आइसोहेटल मेथड दोनों ही उससे बेहतर है और आइसोहेटल को सबसे एक्यूरेट माना जाता है। अब बारिश की बूंदों पर एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 11। बारिश की बूंद का आकार किस सीमा में होता है? विकल्प है ए 0.5 से 2 mm, बी 1 से 10 mm, सी 0.5 से 6 mm या डी 5 से 10 mm। इसकी सही रेंज है 0.56 mm। जी, अगर बूंद 0.5 mm से छोटी हो तो उसे ड्रिजल कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12। वर्षा के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। विकल्प हैं ए हाइड्रोलॉजी, बी हाइड्रोजियोलॉजी, सी हाइड्रोमेटियोरोलॉजी या डी हाइड्रोमेटोलॉजी। इसका सही उत्तर है सी हाइड्रोमीट्रियोलॉजी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह हाइड्रो मतलब पानी और मीट्रियोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान का कॉम्बिनेशन है। समझ गया। अब ओलों पर एक और सवाल। क्वेश्चन नंबर 13। ओलों का बूंद आकार होता है। विकल्प है ए 2 to 5 mm, बी 5 to 8 mm, सी less than 8 mm या डी greater than 8 mm। आमतौर पर 5 मिलीमीटर से बड़े बर्फ के गोलों को ओले मानते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से डी greater than 8 mm सबसे उपयुक्त है। बिल्कुल, ये बड़े ओलों को दर्शाता है। अब मौसम प्रणालियों पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। वो मौसम प्रणाली है जो दो अलग-अलग वायु राशियों के बीच का इंटरफेस है। इसके विकल्प हैं ए फ्रंट, बी कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सी साइक्लोन या डी ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। इसे फ्रंट कहते हैं, है ना? जी, जब गर्म और ठंडी हवा की राशियां मिलती हैं तो उनके बीच के बाउंड्री को फ्रंट कहते हैं। सही। अब वर्षा की तीव्रता पर एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 15। भारी वर्षा की तीव्रता होती है। विकल्प है ए 2.55 सेंटीमीटर एच, बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर एच, सी 7.5 सेंटीमीटर एच या डी 10.5 सेंटीमीटर एच। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इसका जवाब सी 7.5 सेंटीमीटर एच होना चाहिए। बिल्कुल, 75 mm से ज्यादा बारिश को हैवी रेनफॉल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16।
क्लास ए वाष्पीकरण पैन का बना होता है? विकल्प है ए कॉपर शीट, बी जीआई, सी कैस्ट आयरन या डी स्टेनलेस स्टील। इसका सही उत्तर है ए कॉपर शीट। यह एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। वाष्पीकरण दर का अनुमान लगाने के लिए जल बजट विधि पर आधारित है। विकल्प है ए डार्सीज लॉ, बी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, सी मायर्स फॉर्मूला या डी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बी कंटिन्यूटी इक्वेशन पर आधारित है। जी, जिसे मैस बैलेंस भी कहते हैं। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। इनफ्लो आउटफ्लो इक्वल्स चेंज इन स्टोरेज। ये एनालॉजी बहुत उपयोगी है। अब क्वेश्चन नंबर 18। मायर्स फॉर्मूला का उपयोग का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। विकल्प है ए इन्फिल्ट्रेशन, बी इवेपोरेशन, सी इवेपोट्रांसपिरेशन या डी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। इसका सही जवाब है बी इवेपोरेशन। और ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, राइट? बिल्कुल, यह फील्ड ऑब्जर्वेशंस पर आधारित है और झीलों जैसे बड़े वाटर बॉडीज के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे ये सभी कॉन्सेप्ट्स और इनसे जुड़े फॉर्मूलाज हमने हमारे आरपीएससी एओई फाउंडेशन बैच में बहुत डिटेल में कवर किए हैं। अगर कोई अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहता है तो कोर्स जरूर चेक कर सकते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 वाष्पीकरण की दर द्वारा दी जाती है। विकल्प हैं ए डार्सी लॉ, बी डाल्टन्स लॉ, सी मैनिंग्स फॉर्मूला या डी कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसका सही उत्तर है बी डाल्टन्स लॉ। जी, ये कानून बताता है कि इवेपोरेशन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और एक्चुअल वेपर प्रेशर के अंतर के प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 20। मिट्टी की सतह के माध्यम से पानी की गति को के रूप में जाना जाता है। विकल्प है ए इन्फिल्ट्रेशन, बी पर्क्यूलेशन, सी सॉइल परमेबिलिटी या डी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। इस प्रक्रिया को ए इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, पानी का मिट्टी में प्रवेश करना। सही। और जब पानी अंदर चला जाता है तो उसका नीचे की ओर बहना पर्क्यूलेशन कहलाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। शुष्क क्षेत्र में प्रत्येक किलोमीटर स्क्वायर के लिए एक वाष्पीकरण स्टेशन होता है। विकल्प है ए 20,000, बी 30,000, सी 50,000 या डी 1,00,000। WMO की सिफारिशों के अनुसार इसका जवाब सी 50,000 किलोमीटर स्क्वायर है। बिल्कुल। अब पैन कोफिशिएंट पर एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 22 ISI पैन का पैन गुणांक है। विकल्प है ए 0.7, बी 0.78, सी 0.8 या डी 0.9। इसका जवाब सी 0.8 है। जी, पैन कोफिशिएंट एक करेक्शन फैक्टर होता है। अगला सवाल बहुत प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 23। रसायन का उपयोग वाष्पीकरण अवरोधक के रूप में किया जाता है। विकल्प है ए सीटल अल्कोहल, बी पोटेशियम क्लोराइड, सी स्टेरिल अल्कोहल या डी बोथ ए एंड सी। सही उत्तर है डी बोथ ए एंड सी। ये दोनों पानी की सतह पर एक पतली फिल्म बना लेते हैं। हाँ, जो एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। फिलिप्स इक्वेशन का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। विकल्प है ए इवेपोरेशन रेट, बी इन्फिल्ट्रेशन रेट, सी स्ट्रीम फ्लो रेट या डी एवेपोट्रांसपिरेशन रेट। इसका उपयोग बी इन्फिल्ट्रेशन रेट के लिए होता है। और ये एक फिजिक्स बेस्ड मॉडल है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 25। सीटल अल्कोहल वाष्पीकरण हानि को लगभग कम करता है। विकल्प हैं ए 20%, बी 30%, सी 50% या डी 60%। आइडियल कंडीशंस में ये बी 30% तक कम कर सकता है। सही। अब पौधों से जुड़े एक प्रोसेस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। वह प्रक्रिया जिससे पानी वनस्पति पौधों से निकलकर जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचता है। इस प्रक्रिया को बी ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन तो नॉन लिविंग सर्फेसेस से होता है। बिल्कुल। और ये कब होता है? क्वेश्चन नंबर 27। ट्रांसपिरेशन केवल पर होता है। विकल्प हैं ए डे आवर्स, बी नाइट आवर्स, सी डे एंड नाइट आवर्स या डी इट डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स। यह मुख्य रूप से ए डे आवर्स में होता है। हाँ, क्योंकि इसके लिए सनलाइट की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। अब एक और इंस्ट्रूमेंट पर सवाल। क्वेश्चन नंबर 28। लाइसीमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डी
इवेपोट्रांसपिरेशन को सीधे मापने के लिए किया जाता है या सबसे एक्यूरेट तरीका माना जाता है? अब फिर से हाइड्रोग्राफ पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक समान दर पर बेसिन पर समान रूप से होने वाली वर्षा की अधिकता की एक इकाई गहराई को कहा जाता है। विकल्प है यूनिट हाइड्रोग्राफ, बी यूनिट हाइड्रोग्राफ, सी मास कर्व या डी फ्रीक्वेंसी कर्व। इसे ए यूनिट हाइड्रोग्राफ कहते हैं। ये है हाइड्रोलॉजी का एक फंडामेंटल टूल है। यहाँ विकल्प ए और बी दोनों समान हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। एक विशेष बिंदु से समान यात्रा समय दिखाने वाले नक्शे को के रूप में जाना जाता है। विकल्प हैं ए आइसोहेलाइन, बी आइसोक्रोन, सी आइसोनेफ या डी आइसोक्रेन। इसे बी आइसोक्रोन कहा जाता है। जी, यहाँ भी विकल्प बी और डी समान हैं। अब मिट्टी के प्रकार और इन्फिल्ट्रेशन पर। क्वेश्चन नंबर 31। रेतीली मिट्टी की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है। विकल्प है ए 2.5 mmH, बी 2.5 से 12.5 mmH, सी 12.5 से 25 mmH या डी 25 mmH। सैंडी सॉइल में पोर्स बड़े होते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बहुत हाई होगी, मतलब डी 25 mmH। बिल्कुल सही। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32। हाइड्रोलिक रेडियस का अनुपात है। यह ए एरिया टू पेरीमीटर का अनुपात है, मतलब वेटेड क्रॉस सेक्शनल एरिया टू वेटेड पेरीमीटर। जी, R इक्वल्स टू AP। अब क्वेश्चन नंबर 33 डायमेंशनलेस यूनिट हाइड्रोग्राफ द्वारा व्युत्पन्न किया गया है। ये BSCS यानी सॉइल कंजर्वेशन सर्विस द्वारा विकसित किया गया था। बिल्कुल। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34 इवापोट्रांसपेरेंसी की समान गहराई दिखाने वाला नक्शा है। ये एक और सवाल है जहां सही विकल्प नहीं दिया गया है। समान इवेपोट्रांसपिरेशन की रेखाओं को आइसोप्लाट कहते हैं। बहुत सही। अब क्वेश्चन नंबर 35 थॉर्नथवेट और ब्लैनी-क्राइडल फॉर्मूला का उपयोग का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इन दोनों फॉर्मूलाज का उपयोग बी पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन यानी PET का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल। अब आखिरी दो सवाल इंटरसेप्शन लॉस पर है। क्वेश्चन नंबर 36 पौधे के बढ़ते मौसम के दौरान इंटरसेप्शन लॉस लगभग होता है। इंटरसेप्शन लॉस फसलों के लिए डी 15 से 20% तक हो सकता है। और जंगलों में, क्वेश्चन नंबर 37 जंगल में इंटरसेप्शन लॉस लगभग होता है। घने जंगलों में ये काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 10-20% की रेंज में या उससे भी ज़्यादा। तो ये थे हाइड्रोलॉजी से जुड़े 37 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि इस सेशन से कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हुए होंगे। अब सबकी अपनी बारी है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि कितने सवाल सही हुए। इससे तैयारी का अंदाज़ा लगेगा। और अगर आप सब चाहते हैं कि हम इस सीरीज को जारी रखें और इसका पार्ट 3 लेकर आएं, तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण सेशंस के लिए एग्रो एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।